आज हम सब वर्ग 10वीं के मैथ के चैप्टर 4 को जो द्विघात समीकरण है उसे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज का जो मुख्य सेंटेंस है उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है काका चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। कहने का तात्पर्य यह है कि विद्यार्थी के लिए 5 लक्षण रखना बहुत जरूरी है। क्या क्या है? तो काका चेष्टा मीन्स होता है कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए। कौवे की तरह चेष्टा मीन्स हुआ कौवे की तरह प्रयास। जैसे कि एक कहानी में देखे होंगे आप लोग कि एक कौवा प्यासा रहता है और वो पानी के तलाश में घूमता रहता है और कहीं जाकर के उसको एक पानी वाला घड़ा दिखाई देता है, लेकिन उस घड़ा में पानी बहुत कम रहता है। अब कोशिश करता है किसी तरह उसमें पानी पीने का, तो उसका जो चोंच है वो पानी तक नहीं पहुंच पाता है। तो वो क्या करता है, एक कोई दिमाग लगाता है। तो दिमाग लगाने के पश्चात वो करता के आसपास जो कंकर रहता है उस कंकर को उसमें बार बार डालता है। जैसे जैसे कंकर उसमें डालता जाता है पानी धीरे धीरे ऊपर आ जाता है। अर्थात उन्होंने क्या किया, पानी पीने के लिए अपना दिमाग का इस्तेमाल किया, दूसरा बार बार प्रयास किया। इसी तरह जितने भी छात्र है उसका अभी चेष्टा इसी तरह होना चाहिए कि किसी भी काम में, मान लिए हम लोग कोई चीज की तैयारी करते हैं और पहली बार में नहीं हो पाता है तो बार बार प्रयास करना चाहिए और वहां पे अपना जो बुद्धि है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा है बको ध्यानम। बको ध्यानम मीन्स होता है बगुले की तरह ध्यान, यानी जिस समय बगुला मछली पकड़ने के लिए खेत में क्या होता है, बिल्कुल एकाग्र चित्त रहता है, यानी बिल्कुल उसका ध्यान केंद्रित होता है उस मछली को। जो मछली आएगा तुरंत हम अपना वहां चोंच मारेंगे और मछली को पकड़ लेंगे। इसी तरह से विद्यार्थी को भी बिल्कुल एकाग्र होकर के पढ़ना चाहिए। हाँ, एक जगह दिमाग लगा करके पढ़ना चाहिए। इसी तरह तीसरा है स्वान निद्रा। स्वान मीन्स होता है कुत्ते की तरह नींद, यानी कुत्ता यदि कुछ भी वहां पे हड़बड़ाता है तो कुत्ता जो है तुरंत अपना नींद तोड़ लेता है, तुरंत जग जाता है। इसी तरह प्रत्येक विद्यार्थी का यही लक्षण होना चाहिए कि उसकी नींद जो होनी चाहिए बिल्कुल पतली, तुरंत उठ जाना चाहिए। ये नहीं कि उसको उठाया जा रहा है और अलार्म बज रहा है और अलार्म बजते बजते बंद हो जाए फिर भी वो उठे नहीं, ऐसा लक्षण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नींद पतली होनी चाहिए। इसके अलावा अल्पहारी। विद्यार्थी जीवन में क्या होता है, भोजन भी अल्प मात्रा में करना चाहिए। यदि ज्यादा मात्रा में करते हैं तो हो सकता है शारीरिक प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है कि आलसी जैसा फीलिंग हो। इसलिए भोजन भी हल्का मात्रा में करना है। भोजन करना है लेकिन हल्का मात्रा में। गृह त्यागी। और 5वां है गृह त्यागी। गृह त्यागी का अर्थ होता है घर की जो मोह माया है, घर की जो सुख सुविधा है उसको थोड़ा त्यागना पड़ता है। जैसे घर पे कई तरह का कार्यक्रम है, कई सारे गेस्ट आ गए हैं, तो उसी में हम लोग उलझे रह जाएंगे तो क्या होगा, अपना जो पढ़ाई है, अपना जो सिलेबस है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए घर का जो ऐश मौज है, जो सुख सुविधा है उसको थोड़ा त्यागना पड़ता है। तो इस तरीके से ये 5 लक्षण विद्यार्थी के लिए होता है। तो निश्चित तौर पर जितने भी छात्र हैं उन छात्र को ये लक्षण को हमेशा अपने अंतर्गत रखना चाहिए। तो निश्चित तौर पे वो विद्यार्थी सफल होते ही हैं। अब हम चैप्टर 4 में आज देखेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि द्विघात समीकरण का समान रूप क्या होता है। समान रूप अर्थात जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का क्या है, समान रूप है। एग्जाम्पल में देखें कौन कौन ऐसे जो द्विघात समीकरण होंगे। 2x² प्लस 5x प्लस 7 बराबर 0, ये क्या है, द्विघात समीकरण है। या और भी एग्जाम्पल हो सकता है x² माइनस 7 बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके का जो भी एग्जाम्पल होंगे और भी देख सकते हैं। 2x² माइनस 9x माइनस 3, ये सारे क्या है, द्विघात समीकरण है। कैसे जानेंगे,
तो देखेंगे कि घात, अधिकतम जो घात है वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो जिस समीकरण का अधिकतम घात कितना होगा, 2 होगा, वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब आगे देखेंगे क्या देखना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो द्विघात समीकरण दिखेगा लेकिन वो होता नहीं है, उसे थोड़ा हल करने की भी आवश्यकता होती है। जैसे कि ये प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, अब इसे हमको जांचना पड़ेगा। क्या होगा, सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिखना होगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये तो सिंपल फॉर्म में है ही। अब ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको तोड़ेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसलिए हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x और प्लस ये 4। अब इधर दाएं तरफ से बाएं तरफ लाएंगे तो जो जो प्लस में है वो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 4x तो ये प्लस 4x और ये प्लस 4 तो माइनस 4 बराबर 0। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे से कटेगा। अब बच जाएगा 3x और 4x, कितना 7x, और ये माइनस 4 में से गया तो माइनस 3 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो नहीं है। तो द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ जो घात देख रहे हैं वो घात कितना है, यानी पावर मात्र 1 है। कुछ भी नहीं होता तो उसका पावर 1 होता है, इसलिए ये यदि यहाँ पे 2 घात रहता तो निश्चित तौर पे द्विघात समीकरण होता, लेकिन यहाँ पे 2 घात नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। इसको कह सकते हैं ये रैखिक समीकरण है। इससे आगे दूसरा आप देखेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 2 है। अब इसको हल करेंगे तो क्या करें, x से पहले गुना करेंगे x प्लस 3 को, फिर ये 2 है, 2 से गुना करेंगे, फिर से x प्लस 3 को, और ये 2 को x से गुना करेंगे तो 2x, 2 को माइनस 2 से तो माइनस 4। अब ये x को x से गुना किए तो एक्स स्क्वायर, फिर x को 3 से गुना करेंगे 3x, 2 को x से करेंगे तो 2x, 2 को प्लस 3 से करेंगे 6, और ये 2x माइनस 4। अब सबको इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 3 और 2 यहाँ पे 5x प्लस 100, और ये माइनस 2x माइनस 4 इधर था, इधर आया तो प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर फिर 5x में से 2x गया तो प्लस 3x, 6 और 4 प्लस 10 बराबर 0। अतः ये क्या है, मतलब ये द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि इसका जो घात है, पावर है, वो 2 है, इसलिए इसे हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। इस तरह का प्रश्न आता है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो इसे हल करने के बाद देखेंगे घात यदि 2 है तो निश्चित तौर पर द्विघात समीकरण होगा, यदि घात 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब यहां देखेंगे द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ये द्विघात समीकरण क्या है, ये नहीं है। अब देखेंगे, आप कहेंगे ये द्विघात समीकरण क्यों नहीं है, क्योंकि इसका अधिकतम जो घात है यहाँ पे 3 है, अधिकतम घात 3 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, न 2 से कम न 2 से ज्यादा, इसलिए ये त्रिघात समीकरण इसको कह सकते हैं। ये त्रिघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है। अब यहाँ पे प्रश्न देखेंगे ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये भी नहीं है। अब यहाँ पूछा है कि ये द्विघात समीकरण क्यों नहीं है, तो इसका घात देखेंगे 1 है, यहाँ भी घात 1 है, इसलिए घात 1 वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। ये रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण के लिए क्या होगा, घात 2 होगा। याद रखना है द्विघात समीकरण का घात कितना होता है, 2 होता है। कभी कोई पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण के शून्य कितने होते हैं, तो शून्य भी कितना होगा, 2 होता है। ये सब याद रखना है। अब देखिए द्विघात समीकरण को जब हल करने की विधि की बारी आती है, इसे 3 विधि से हल किया जाता है। कौन कौन सी विधि है, तो पहला जो विधि होता है वो गुणनखंड विधि है। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए पहला विधि गुणनखंड विधि है, जिसका प्रयोग हम लोग क्लास 8, 9 में भी किए हैं। ये गुणनखंड विधि से क्या करते हैं, हल करते हैं। दूसरा विधि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है। पूर्ण वर्ग
बनाने की विधि, यानी पूर्ण वर्ग के रूप में उसको बना करके हल किया जाता है। तीसरा विधि है द्विघाती सूत्र विधि, यानी तीन विधि से यह द्विघात समीकरण को हल किया जाता है। इससे आगे आएंगे क्या विविक्तर या विवेचक, जिसे इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट कहा जाता है। अब ये कभी कभी परीक्षा में यही पूछा जाता है कि इसका विविक्तर ज्ञात करें या इसका विवेचक ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले सूत्र है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस सूत्र के सारे हम लोग क्या कर सकते हैं? विविक्तर ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ये 2x स्क्वायर है माइनस 3x है प्लस 4 है बराबर 0। सबसे पहले इसमें देखेंगे a का मान कितना है। a का मान यहाँ पे 2 है। a का मान कितना है? यहाँ a का मान 2 है। d का मान कितना होगा? d का मान यहाँ पे माइनस 3 है। और c का मान कितना है? तो c का मान 4 है। क्योंकि इसका समान रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी एक्स स्क्वायर के आगे जो लगा जाता है वो a का वैल्यू होता है। जैसे कि एक्स स्क्वायर के आगे कितना है? 2 है, तो वो हो गया a का वैल्यू। और x के जो आगे लगा रहता है वो b का वैल्यू होता है। यहाँ पे b का वैल्यू कितना है? माइनस 3 है। इसी तरह लास्ट में जो अचर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? c कहते हैं। यहाँ पे c का मान 4 है। अब यहाँ पे d बराबर निकालने के लिए कहा जाए तो वही सूत्र का यूज करेंगे हम लोग। बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी के जगह पे कितना है? माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर देंगे। फिर माइनस 4 गुने a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 2 और फिर c का वैल्यू कितना है? 3। इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। 3 या 9, 4 दूनी 8, 8 24, माइनस 24 में से 9 गया तो कितना होगा? माइनस 15, यानी उत्तर कितना होगा? माइनस 15, यानी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का विविक्तर जो होगा वो माइनस 15 होगा। इसके अलावा इस चैप्टर में प्रश्न रहता है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति कैसा है? तो इसमें याद रखना, यदि 3 बातें आता है। पहला, यदि d का मान, d मतलब विविक्तर, कितना होगा? 0 होगा। यदि d का मान 0 आता है तो क्या होगा? इसका मूल वास्तविक होगा, वास्तविक और समान होगा। यदि d का मान क्या आता है? 0 आएगा तो मूल वास्तविक एवं समान होगा। वास्तविक और समान का अर्थ कि यदि x का वैल्यू निकालेंगे, पहला का यदि 2 निकलता तो दूसरा का भी 2 ही निकलेगा। तो यदि d का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा तो उसका मूल वास्तविक एवं समान होगा। दूसरा होता है यदि d का वैल्यू 0 से बड़ा है, d बड़ा 0 से, यदि d का मान 0 से बड़ा है तो क्या होगा? d का जो वैल्यू आएगा वो प्लस में आएगा। प्लस 2 हो, प्लस 3 हो, प्लस 5 हो, ये आ सकता है। तब इस स्थिति में क्या होगा? यहाँ पे मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक, लेकिन क्या होगा? असमान होगा। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? x का वैल्यू यदि पहले का 3 आता है तो दूसरा जो वैल्यू आएगा x का वो 3 के अलावा कुछ भी आ सकता, माइनस 3 हो, माइनस 4 हो, लेकिन दोनों बराबर नहीं आएगा। तीसरा इसमें होता है यदि d से बड़ा है 0 का वैल्यू, मतलब 0 से छोटा है d का वैल्यू। यदि 0 से छोटा का क्या होता है? 0 से छोटा जो भी संख्या माइनस में है उसे 0 से छोटा कहते हैं, यानी d का जो मान आएगा वो माइनस में आएगा। यदि d का मान माइनस में आता है तो निश्चित तौर पे क्या होगा? इसका कोई मूल वास्तविक होगा नहीं, यानी उसका हल ही नहीं होगा, इसलिए मूल वास्तविक नहीं होगा। इस स्थिति में क्या होगा? मूल वास्तविक नहीं होगा, या कह सकते हैं मूल अवास्तविक है। वास्तविक नहीं तो हम लोग अवास्तविक भी लिख सकते हैं। अवास्तविक तो कहीं कहीं अवास्तविक लिखा रहता है, तो कब किस स्थिति में होगा? यदि d का मान माइनस में होगा। इसको अच्छे से याद रखना है। यदि d का मान माइनस में होगा तो वास्तविक नहीं है, यदि d का मान प्लस में है तो मूल वास्तविक होगा और दोनों असमान होगा। यदि d का वैल्यू 0 है तो मूल क्या होगा? वास्तविक भी होगा और समान भी होगा। जैसे एग्जांपल में इसका मूल की प्रकृति ज्ञात करना है
5x² प्लस 2x माइनस 3 का कह देगा कि इसका मूलों की प्रकृति क्या है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू -3 और क्या करेंगे d निकालेंगे, b² माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना 5 और c का वैल्यू -3 तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 और 20 या 60। यहाँ पे माइनस यहाँ भी तो माइनस को माइनस से गुना प्लस कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 या 60, 60 में 4 जोड़ेंगे तो 64, यानी डी का वैल्यू कितना है 64 है, यानी ये है प्लस वाला है। तो क्या होगा, इसका मूल वास्तविक और असमान होगा। इस तरीके से मूलों की प्रकृति कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग ज्ञात करेंगे। अब इसे आगे देखेंगे क्या है, गुणनखंड विधि से हल करें, क्योंकि 3 विधि से हल करना होता है। तो पहला जो विधि है उसे हम लोग देखेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। इसमें होता क्या, ये x² है, ये अचर पद है। सबसे पहले इस दोनों को गुणनफल करेंगे, x² को -10 से गुना करते हैं तो कितना होगा -10x²। अब यहाँ पे बीच में जो है x वाला बस ये -3x है। अब यहाँ -3x को तोड़ना है दो भागों में, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ऐसे भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना हो, ये -3x हो, लेकिन गुना करेंगे तो ये -10x² आना चाहिए। इसको तोड़ते हैं तो -3x को -5x प्लस 2x, क्योंकि -5 में से +2 को माइनस करेंगे कितना आएगा -3, और यदि दोनों को गुना करते हैं 5 दूनी 10 माइनस प्लस माइनस तो 5 दूनी 10 और x तो x², यानी गुना करने पे -10x² आ गया। तब इसे आगे हल करेंगे, x² और -3x के जैसे ये लिखेंगे -5x और प्लस 2x, और इधर कितना -10 बराबर 0। तो सबसे मेन इसमें होता है इसी को तोड़ना गुणनखंड में। यदि इसको हम अच्छे से तोड़ लेते हैं, जोड़ने घटाने पे इतना, गुना करने पे -10x², तो इससे आगे हल करने में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखेंगे इस दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए कॉमन क्या है, ये भी x से कटने वाला है और इसमें भी x से कटने वाला है, इसलिए कॉमन हो गया x से इसमें भाग देंगे तो बचेगा x, और इसमें x से भाग देंगे तो बचा -5। अब यहां देखेंगे, अब इस दोनों में कॉमन क्या है 2x, -10 में तो 2 से ये भी कटने वाला है, 2 से ये भी कटने वाला है, तो 2 से भाग दिए 2x में तो बचा x, और 2 से -10 से भाग दिए तो -5, बराबर कितना हुआ 0। अब ये बाहर में जो है x प्लस 2 उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, x प्लस 2, और ये जो दोनों सेम है इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे x -5 बराबर 0। इसलिए क्या होगा, मूल हो जाएगा, इधर प्लस में 2 इधर गया तो x प्लस 2 बराबर 0 और एक x -5 बराबर 0। इसलिए क्या होगा, एक x का वैल्यू हो गया 5 और दूसरा x का वैल्यू क्या होगा -2। अतः मूल जो होगा कितना होगा, एक -2 होगा और एक +5 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। इसके बाद ये द्विघाती सूत्र विधि है। द्विघाती सूत्र विधि से हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, विविधतर d का वैल्यू निकालना होगा। अब यहां देंगे a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है -7 और c का वैल्यू कितना है 3। क्या करेंगे, सबसे पहले विविधतर निकालेंगे। विविधतर के लिए सूत्र है d बराबर b² -4ac। d का वैल्यू कितना -7 का स्क्वायर फिर -4 और a का वैल्यू कितना है 2 है तो 4 गुने 2 और फिर c का वैल्यू है 3 तो गुने 3। अब हल करेंगे तो 49 4 दूने 8 24, 50 में 24 जाए कितना बचा 25, यानी d का वैल्यू 25 आ गया। अब द्विघाती सूत्र से तो क्या होता सूत्र, x बराबर -b प्लस माइनस √d
बट्टा 2a। अब कहीं कहीं सूत्र ये भी रहता है x बराबर माइनस बी, दूसरा सूत्र यूज कर सकते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस जी के जगह जी नहीं देकर के इसका जो सूत्र है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये लिखा रहता है और बट्टा 2a। तो ये भी यहाँ, क्योंकि यहाँ तो जी का वैल्यू निकाल लिए तो डायरेक्ट जी लिखेंगे। अब आगे जो जो वैल्यू उसको हम लोग बैठा देते हैं। यहाँ देखिए माइनस बी का वैल्यू कितना है -7 है, इसलिए यहाँ -7 प्लस माइनस देंगे, जी का वैल्यू कितना आया है 25, यहाँ 25 देंगे। 2a, ए का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2। अब यहाँ माइनस को माइनस गुना करेंगे कितना होगा +7, और ये प्लस माइनस 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, नीचे 2 दूनी 4। यानी क्या करना है, अब x का वैल्यू एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, इसलिए लिख सकते हैं x बराबर 7 + 5 बट्टा 4, और एक बार x बराबर 7 - 5 बट्टा 4। अब 7 5 कितना 12 बट्टा 4, 4 से भाग देंगे तो 3। इसी तरह 7 में 5 गया तो 2, 2 बट्टा 4, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 और 1 बट्टा 2। अतः मूल कितना हो जाएगा, मूल हो जाएगा एक हो जाएगा 3 और दूसरा होगा 1 बट्टा 2, यानी ये मूल निकल गया। इस तरीके से द्विघाती सूत्र से हम लोग हल कर लेंगे। गुणनखंड से कहेगा तो ऐसे हल करेंगे, और डायरेक्ट परीक्षा में दिया रहेगा द्विघात समीकरण और केवल कहेगा हल करने के लिए, तो जो विधि आसान होगा उस विधि से हम लोग हल करेंगे।